गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जीसीसी कंपाइलर हमने किस तरह इंस्टॉल करना है और उसको हमने कॉन्फ़िगर किया था वीएस कोड के साथ। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं और आज हम सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके सिंटैक्स वगैरह और इन सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, और हम इसका नाम दे देते हैं सी लैंग्वेज। एंटर, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड, आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये वीएस कोड के ऊपर हमें ये फोल्डर आ जाएगा। हम वैसे ये फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर भी कर सकते थे और डेस्कटॉप का डायरेक्शन में देता तो, लेकिन एक ये भी हमारे पास ऑप्शन है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये न्यू फाइल्स, न्यू फोल्डर्स, ये रिफ़्रेश करने के लिए है। और यहाँ पे ये भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी न्यू फाइल्स, ओपन फाइल्स वगैरह करने के लिए। तो हम इसको बंद करते हैं और न्यू फाइल्स पे क्लिक करके हम hello.c लिखते हैं। और अब हमारे पास ये यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, हम उसको रन कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम थोड़ा सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये है कि जिस तरह हम इंग्लिश बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं इस लैंग्वेज को। तो हम जिस तरह इंग्लिश में जो चीज़ लिखते हैं उसी तरीके से हमने कोड के अंदर इसी तरह लिखेंगे और वो हमें समझ आएगा। लेकिन मशीन को ये चीज़ समझ नहीं आती है, तो उसके लिए हम कंपाइलेशन करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, लिंकेज वगैरह, उसके अंदर प्री प्रोसेसर वगैरह के सिस्टम होता है। वो हम फर्दर वीडियोज़ में आपको दिखाएंगे अगले ट्यूटोरियल्स में। तो फॉर द मीन वाइल कोड रनिंग, हमारे बैकएंड पे ये चीज़ें हो रही होती है, ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अब सी लैंग्वेज जो हम प्रोग्राम जो लिखते हैं उसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं, उसके कमांड्स वगैरह, उसके अलावा फंक्शंस, वेरिएबल, स्टेटमेंट, एक्सप्रेशंस, कॉन्स्टेंट्स, लूप्स, अरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, वर्सटाइल किस्म की चीज़ें हो सकती है। और ये ट्यूटोरियल में हम सी को लैंग्वेज को भी देखेंगे, सी प्लस प्लस को भी देखेंगे साथ साथ, और दोनों के अंदर ये एक्सटेंशन है, सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज के एक्सटेंशन है। और उसके अंदर बेसिकली हमारी जो एडिशन जो हुई है वो हुई है क्लासेस वगैरह की, उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स वगैरह की। और ये सी लैंग्वेज जो है वो ऊप नहीं है, ऊप से आपने शायद नाम सुना हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं इसे। और जो सी लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोसीजरल है। और जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। लेकिन अभी फर्दर चीज़ों को अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसको सिंपल लेके चलते हैं और साथ साथ समझते जाएंगे चीज़ों को कि व्हाट इज़ ऊप और व्हाट इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो उसको साथ साथ देखते हैं। अब हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज। सबसे पहले स्टार्ट में हमने हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हमने इंट मेन ब्रैकेट्स और हमने लिखना है प्रिंट एफ और हेलो वर्ल्ड n, और उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद रिटर्न 0 करना है। ठीक है, ये हमने पहला प्रोग्राम लिख लिया है। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब ये आपको डॉट साइन नज़र आ रहा होगा ना, इसका मतलब आपने अभी तक सेव नहीं किया। कंट्रोल एस करेगा तो ये सेव हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा इसका। अच्छा, अब हम इसको एक एक लाइन को देख के समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो ये सबसे पहली लाइन है, ये बेसिकली प्री प्रोसेसर कमांड है ये हमारी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये इंट मेन जो है वो बेसिकली ये मेन एग्जीक्यूशन फंक्शन है। इट मीन्स कि यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स ऑन किए, उसके बाद ये प्रिंट एफ जो है वो है आउटपुट। ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये शो कराएगी कि हेलो वर्ल्ड हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। ये हमें आउटपुट शो कराती है प्रिंट एफ। ठीक है, और इसके अलावा सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट होती है, उसके जो है सी आउट ऐसे, उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम इस तरीके से। लेकिन हम यहाँ पे अभी सी लैंग्वेज को देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ होता है, सी आउट में यूज़ होता है। उसके बाद ये रिटर्न 0 है, इट मीन्स कि प्रोग्राम सब हम टर्मिनेट कर रहे हैं और अब इंट को, यानी जो ब्रैकेट जो हमने ओपन की थी, इसको वापस हम वैल्यू 0 दे रहे हैं कि अब इसको ख़त्म हो गया, यहाँ पे आगे हमारा टर्मिनेट हो चुका है।
टर्मिनेशन, ठीक है। और अब हम कंट्रोल एस कर लेते हैं क्योंकि ये डॉट आ गया। उसके अलावा ये आप सेमीकोलन्स देख रहे होगे हर लाइन के बाद लगा हुआ है। ये ऐसी है जैसे हम अपने हर सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप जैसे लगाते हैं, तो कोडिंग में C++ की कोडिंग में और सी की कोडिंग के अंदर ये हमें टर्मिनेशन के लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ख़त्म हो गई है, उसके लिए हम ये सेमीकोलन लगाते हैं। उसके अलावा ये आपको जो ये मैंने डबल स्लैश लगा के ये आउटपुट लिखा है, ये इसको हम कहते हैं कमेंट्स, और ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। आपको साथ साथ बताता जाऊँ, जैसे अब मैं मल्टी लाइन कमेंट्स आपको करके दिखाता हूँ कि ये वो इस तरीके से होता है कि सपोजली यहाँ पे हमने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम, यानी अब आप ये देख रहे हैं कि ये 3 लाइनों में हमने इसको कमेंट्स लिखे हैं और इसने इस तरीके से शो कर रहा है। ये डार्क ज़रा इसकी थीम होती है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको नज़र आए। और जूम इन करने के लिए हमें व्यू में जाना है, उसके बाद अपीयरेंस में जाना है और ये जूम इन की ऑप्शन आ रही है, और हम ये कंट्रोल प्लस इक्वल साइन के साथ भी हम इस तरह कर सकते हैं। और इसको एक सेकंड हम बंद कर लेते हैं ताकि यह वाज़ेह नज़र आए कि हमें ये चीज़ है। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, और फॉर कंपाइलेशन हम पहले टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं GCC और hello.c। उसके बाद क्योंकि हमारी ये फाइल का नाम ये था hello.c, और अब आप देखेंगे कि a.exe यानी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो ओपन हो गई है, यानी एक फाइल क्रिएट कर गई है आपकी डेस्कटॉप पे। तो अब हम लिखेंगे /, यानी कि हम पीछे आए हैं, ये पीछे आने के लिए होता है डायरेक्टिव, और a.exe और एंटर करेंगे तो ये आपके सामने हेलो वर्ल्ड आ गया है। और ये आपने सबसे पहला अपना प्रोग्राम सी लैंग्वेज का वो हमने बना लिया है। तो हमें पता चल गया है कि सेमीकोलन क्या काम करता है, रिटर्न 0 क्या करता है, प्रिंट एफ क्या करता है, इंक्लूड stdio.h जो हेडर फाइल है हमारी वो क्या काम करती है। बेसिकली ये जो प्री प्रोसेसर है इसका मतलब ये भी है कि ये इसके अंदर एक कोड हुआ हुआ है, और बेसिकली उसके अंदर ये फंक्शन उन्होंने रखा हुआ है प्रिंट एफ, जिसको हम सिर्फ पिक करते हैं और हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इसको मैं कमेंट कर दूँ तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे एरर शो करेगा। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और हम उसके बाद GCC hello.c लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि ये प्रिंट एफ जो है वो कहाँ से हम उठा के दे रहे हैं, ये इनवैलिड चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली ये इस फाइल्स के ज़रिए जो है वो यहाँ प्रिंट एफ आ रहा है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आपने शायद नाम इसका सुना हो, आइडेंटिफायर्स सी लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि अगर सपोज इंट ए सेमीकोलन और इंट कैपिटल ए, अब केस ए भी इसको कहते हैं, तो ये दोनों ए अलग अलग है क्योंकि इसकी बेसिकली जो आस्की जो होती है वो वैल्यू वो चेंज होती है। तो ये उसको ये है हमारा एक आइडेंटिफायर्स है, और ये हमारे है डाटा टाइप। इसको हम फर्दर देखते हैं, हमारे पास डाटा टाइप्स कई तरह की होती है, उसको मैं फर्दर दिखाता हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस है आइडेंटिफायर्स आपको बताना। तो आइडेंटिफायर्स यही है कि ये अपर केस और लोअर केस सी लैंग्वेज जो है उसको डील करती है, और उसको इसको अलग कंसीडर करेगी और इस ए को अलग कंसीडर करेगी। उसके अलावा आपने सुना होगा कीवर्ड्स के बारे में। अगर मैं इसको कीवर्ड्स लिखूं, और हमारे पास कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि वॉलेटाइल हमारे पास एक कीवर्ड है। ये इसको हम यूज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर लिखते इंट वॉलेटाइल, कोई इसका नाम लगे, यानी हम एज अ वॉलेटाइल इसको यूज़ करेंगे, आगे जाके मैं लिखूँ कि वॉलेटाइल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इंट ऑटो, ठीक है, या इंट इफ़, ठीक है, ये आपने इफ़ देख रहे हैं इसका रंग बदल गया, ठीक है। इंट एल्स नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। इंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, ये रिजर्व वर्ड्स है, और ये सी लैंग्वेज के अंदर हम इन चीज़ों को नहीं यूज़ करते। हम एल्स की जगह इंट बी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने रिजर्व वर्ड्स रखे हुए हैं, आई थिंक सो 32 रिजर्व वर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखेंगे कि इसको अगर मैं थोड़ा और जूम इन करूँ, और आप ये देखें कि इंट बी, ठीक है,
इसके अंदर ये गैप है, ये वाइट स्पेस है इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस गैप को वो सी लैंग्वेज बिल्कुल इग्नोर करता है और उसको कोई कंसीडर नहीं करता है इस चीज़ को कि ये कोई कुछ कहना चाह रहा है प्रोग्राम या कुछ भी नहीं है, इसको वो इग्नोर कंसीडर करता है। यानी मैं अगर इसको इतना आगे भी कर लूँ तो कोई इशू नहीं बनता है इसके ऊपर। अब हम इन सारों को डिलीट करते हैं, कंट्रोल है, और थोड़ा जूम आउट मैंने किया इसको। और अब हम देखते हैं बेसिकली डाटा टाइप्स को, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा टाइप्स क्या होती है। तो हमारे पास एक जो पॉपुलर जो हमारी डाटा टाइप है वो है एक इंट, आपने शायद नाम सुना इंट। एक हमारे पास है करैक्टर के लिए चार्ट, उसके अलावा हमारे पास फ्लोट, उसके अलावा हमारे पास है डबल की, उसके अलावा हमारे पास है शॉर्ट इंट, उसके अलावा लॉन्ग इंट, ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग इंट, ठीक है। इन सारों को एक करके देखते हैं। बेसिकली इसके हम जो जो इन डाटा टाइप है उसके हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं बेसिकली। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि हमारे पास एक 32 बिट का आर्किटेक्चर होता है और उसके अलावा हमारे पास 64 बिट आर्किटेक्चर होता है। ये हम बाद में देखेंगे इस चीज़ को कि 32 बिट आर्किटेक्चर क्या होता है, 64 बिट आर्किटेक्चर क्या होता है। ये हमारे उसके बेसिकली हमारे हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। तो वहाँ बाइट्स जो है वो वेरी कर जाते हैं। जिस तरह हम कहें कि जो लॉन्ग है वो 32 बिट वाले उसमें आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स का है, लेकिन 64 बिट वाले जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर वो 8 बाइट्स का है। तो ये वेरी करता है लेकिन ज़्यादातर सेम होता है। तो हम जो देखेंगे वो 64 बिट आर्किटेक्चर को देखेंगे। तो इंट हमारा जो है वो 4 बाइट्स का है, करैक्टर जो होता है वो हमारा 1 बाइट का होता है। उसके अलावा अच्छा आपको एक बात बताता चलूँ कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसको आपको दिखाऊँ 0101 ये हमारी 4 बिट्स हो गई, उसके बाद 0101 ये हमारी 4 बिट्स हो गई, तो कुल मिला के 8 बिट्स हो गई और 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट होती है। जो फ्लोट है वो हमारी 4 बाइट्स की है, उसके अलावा जो डबल है वो 8 बाइट्स की है, उसके अलावा जो शॉर्ट इंट है जो है वो हमारी यूजुअली जो है वो 2 बाइट्स की होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लॉन्ग इंट को देखें तो हमारी कभी या 4 बाइट्स की होती है या 8 बाइट्स की होती है। इसी तरीके से ये 8 बाइट्स की होती है। तो हमारी डाटा टाइप्स जो है वो इस तरीके से डिफाइन होती है। इसके अलावा हम अगर इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर देखें, इसको अगर मैं नीचे लिखूं और स्लैश में डालूँ, कमेंट्स कर दूं, तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर इंट वो है हमारा परसेंटेज साइन और आई और परसेंटेज साइन डी, ठीक है। ये हम आगे देखते हैं कि इसको इसका क्या मतलब है, और मैं परसेंटेज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम आगे भी यूज़ कर सकें। उसके अलावा करैक्टर के लिए हम परसेंटेज साइन सी यूज़ करते हैं, उसके अलावा फ्लोट के लिए परसेंटेज साइन और एफ यूज़ करते हैं, ये इनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है। डबल के लिए हम एल एफ यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से हमें ये सब कुछ याद नहीं करना है, हमने इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे और आपको सारे हर के इंट के स्पेसिफायर्स और ये सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये जो अभी एक एरर आ रहा है वो इसका मैंने इसको कमेंट्स नहीं किया, इसका एरर आ रहा है। और अगर आपने देखना है कि इंट का कितना साइज़ है, प्रोग्राम के अंदर कितना ले रहा है, करैक्टर कितना ले रहा है, फ्लोट कितना ले रहा है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं इंक्लूड stdio.h। उसके अलावा इंट मेन हमने ब्रैकेट्स ओपन की और उसके बाद यहाँ पे लिखा इंट टाइप, ठीक है। उसके अलावा फ्लोट टाइप, उसके बाद डबल टाइप लिखो, और उसके अलावा करैक्टर का हम यूज़ कर सकते हैं करैक्टर टाइप, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे प्रिंट एफ और साइज ऑफ इंट टाइप इज और हम उसके एक यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर साइज ऑफ इंट टाइप, दैट्स इट, ठीक है। और उसके अलावा अब हमें जब मल्टी कर्सर यूज़ करना होगा, अगर आपको इस लाइन को 3-4 बार प्रिंट करना होगा तो हमने शिफ्ट ऑल्ट और हमने नीचे का बटन दबाना है, नीचे वाला एरो, तो हमें
हमें इस तरीके से वो और कॉपी पेस्ट कर देगा। और अब यहाँ पे हम लिख देंगे फ्लोट, यहाँ पे लिख देंगे डबल, और अब यहाँ पे हम लिखते हैं ये करेक्टर है हमारा, और यहाँ पे भी हमने करेक्टर चेंज करना है, यहाँ पे हमने डबल लिखना है। इसको क्विक टाइप करते हैं। अब फ्लोट के लिए ये हो गया और इंट के लिए ठीक है, ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, चार्ट हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न 0। और अब हम देखते हैं कंट्रोल एस किया, टर्मिनल में गए, तो उसके बाद gcc hello.c लिखा, और ये हमारे पास एक एरर्स आ गए हैं। एरर्स देखते हैं हम, हमारे पास करेक्ट एक्शन सब इसको उड़ा देते हैं हम, ताकि कोई मसला ना रहे। कंट्रोल एस करते हैं और अब हम करते हैं और प्रोग्राम चल जाएगा। अच्छा, एक और गलती ये की है कि हमने इसको नेक्स्ट लाइन नहीं किया। नेक्स्ट लाइन करने के लिए /n, और अब मैं इसको पेस्ट करता जाता हूँ हर जगह, ताकि हमें अच्छे तरीके से व्यू आ सके। जी किया और उसके बाद ये किया, और अभी आपके सामने कि भाई साइज ऑफ इन टाइप इज़ 4 बाइट्स, इसकी फ्लोट 4 बाइट्स है, डबल 8 बाइट्स है, और करेक्टर की 1 बाइट है। तो हम इस तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं इस कोड के ज़रिए कि किसकी इंट कितना साइज़ ले रहा है, फ्लोट कितना साइज़ ले रहा है, डबल कितना साइज़ ले रहा है, करेक्टर किसी तरह कितना साइज़ ले रहा है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम जो है इस सब को डिलीट करते हैं, और अब हम देखते हैं वेरिएबल्स को। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब आपको यहाँ तक पता चला होगा कि जो ये इंट है वो एक हमारे पास डाटा टाइप है। अब इंट के आगे जो हम आई लिखते हैं, उसके बाद कोमा डाल के जे लिखते हैं, और कोमा डाल के लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये 3 जो है, ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए हैं। अब इन 3 वेरिएबल्स को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अब ये मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया है, और अब इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ कि i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2। तो ये मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, इन सारी चीज़ों को इनको इनिशियलाइज्ड, और ये सब जो है, और यहाँ पे मैंने जो है इसको डिक्लेयर किया, ठीक है, कि ये जो आई जे के है वो इंट डाटा टाइप के है। और अगर सपोज मुझे ये के को, इस के को क्या कर लूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि करेक्टर हो, तो ये हमने करेक्टर कर लिया इसको इस तरीके से, ठीक है। ये डिक्लेयर, इसको भी हमने डिक्लेयर ही किया है, और यहाँ पे मुझे के जो है वो एज अ ए जो है वो एक करेक्टर वाले के अंदर सिर्फ एक ये बाइट आ सकती है, तो हमने एक अल्फ़ाबेट रख दिया, ठीक है, कंट्रोल एस कर लिया, ठीक है। और अगर अब हम आपको मैं अगर प्रिंट करके दिखा दूँ वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया, इसका क्या था इंट का, या आप आई लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं। मैं डी लिख रहा हूँ, और कॉमा लगाया और उसके बाद आई लिख दिया, और इसको हमने इस तरह किया, और शिफ्ट ऑल्ट किया और नीचे लेके आया इसको, और हमने इसको जे किया और फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और जे किया, और लेट मी चेक द एरर। और बेसिकली मैंने stdio.h नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब एरर आ रहे थे, और मैंने मेन फंक्शन नहीं ओपन किया। और अब हम इस सारे को मेन फंक्शन के अंदर करते हैं तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सो यू सी, और इसको अगर मैं टैप करके इसको आगे ले आया हूँ, ठीक है, और ये आई हो गया, जे हो गया, और इसी तरीके से इसका हम नीचे लेके आए, के लिखा और सी किया। और एक चीज़ जो मैं भूल रहा हूँ वो नेक्स्ट लाइन में किया, लाइन हर जगह करते जाए ताकि नज़र सही आएगा, और रिटर्न 0, ठीक है। कंट्रोल एस किया, टर्मिनल हमने खोला, और हम लिखेंगे gcc hello.c और उसके बाद exe, और ये आपके सामने आ रहा है कि वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 1 है, और वैल्यू ऑफ k यहाँ पे k होना चाहिए था, वैल्यू ऑफ k इज a, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन इस तरीके से करते हैं, और इनिशियलाइजेशन जो है वो हम इस तरीके से करते हैं। ये करेक्टर करके दिखा दिया और आपको इंट करके दिखा दिया। इंट और जो करेक्टर है वो आपकी डाटा टाइप हुई,
और आई और जे जो है वो वेरिएबल है, उसमें कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह लिख दे और इसको इस तरह लिख दे, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, ये नाम वेरी कर सकता है। और ये दो एरर्स जो है वो यही है कि आगे जो है यहाँ पे ये जो अगर मैं इसको इस तरह कर देता तो ये एरर रिमूव हो जाएगा, और इसको इधर लिखा फिर लेकिन एरर अब लेकिन हमने यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने एरर्स को जो है ना निकालना है और हमने इसको ठीक करते जाना है साथ साथ। तो वेरिएबल्स जो है वो ये चीज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ और कांस्टेंट्स लिखता हूँ कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट रेफर करता है कि इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू किसी भी चीज़ के। हम डिफाइन कर दें कि कॉन्स्ट इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये एक एग्जीक्यूशन तक जो है वो प्रोग्राम यही कहेगा कि जो एक्स की वैल्यू है वो 10 है और वो चेंज नहीं हो सकती, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम ये कॉन्स्ट इंट एक्स लिख दिया और एक हमारे पास है डिफाइंड एक्स इज इक्वल टू 9। उसके बाद अब जो ये डिफाइन और कॉन्स्ट में फ़र्क ये है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले पहले तक जो है वो जब एग्जीक्यूशन होती है मेन के अंदर जाके तब तक ये चलेगा, ठीक है। तब उसको पता लगेगा कि ये इस तरह है। और जो प्री प्रोसेसिंग जब हो रही होती है, उसका कंपाइलेशन होती है, समलिंग होती है, लिंकिंग होती है, उससे पहले ये प्री प्रोसेसिंग ये जो है डिफाइन वो प्री प्रोसेसर है, ठीक है। वो पहले ही से डिफाइन कर देता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। और ये एग्जीक्यूशन के बाद उसको पता चलता है कि हाँ भी एक्स जो है वो कांस्टेंट है। अब हम एक एक करके देखते हैं। इसको मैंने सबको हटा दिया और लिखते हैं इंक्लूड stdio .h इंट मेन, और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं किस तरह करना है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि पाई के लिए हम ये करेंगे कि कॉन्स्ट इंट पाई इज इक्वल टू हम लिख देंगे 3.14, ठीक है। और उसके अलावा इंट आर इज इक्वल टू 10, और उसके अलावा अब हम लिखेंगे कि इंट एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और अब हम लिखेंगे प्रिंट एफ और एरिया ऑफ सर्कल इज ये किया, और उसके बाद हमने लिखा डी और हमने लिखा जी एरिया और रिटर्न 0, ठीक है। कंट्रोल एस किया हमने, टर्मिनल पे गए। अब हम लिखेंगे gcc hello डॉट सी और डॉट माय बैड exe, और ये एरिया ऑफ सर्कल इज 60। अब अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 टू द 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 62.8 आता है, और यहाँ पे आ रहा है ये 60। अब इसकी रीज़न ये है कि हमने इसकी जब ये 3.14 जब लिखा है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट है, तो और हमने इसको इंट लिया है, ठीक है। तो जब हम फ्लोट करेंगे, ठीक है, और अब इसको आप दोबारा चलाते हैं तो अब आपका ये देखें 62 आ रहा है, क्योंकि मैंने गलती ये की थी कि मैंने इसको फ्लोट नहीं लिया और मैंने इंट लिया, तो वो उसकी वजह से उसने ये सही वैल्यू नहीं दी हमें। उसके अलावा अभी भी हमारी आउटपुट में सही वैल्यू नहीं आ रही, 62 आ रही, 62.8 आनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो ठीक नहीं लगाया था। अब लेट्स सी अगेन करते हैं और नाउ -1 लेट्स सी बिकॉज यहाँ पे मैंने फ्लोट करना था, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं फॉर द लास्ट टाइम एंड यू विल सी दिस 62.800003, और अब ये सही वैल्यू आ रही है हमारी। अब यही काम जो है वो हम डिफाइन करके करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन और पाई 3.14, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम जहाँ जहाँ ये पाई यूज़ किया हुआ है इस तरीके से चलाते हैं। कंट्रोल एस किया और अब हम चलाएंगे और उसके बाद दोबारा करेंगे और देखिए 62.7999 शो करा रहा है।
सेम वैल्यू हुई है तकरीबन, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो ये डिफाइन जो है ना वो बेसिकली प्री प्रोसेसिंग के दौरान काम करता है, डिफाइन, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग के दौरान काम करता है। और जो ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कंपाइलर के वक्त कंपाइलर के दौरान इसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है और काम तकरीबन बराबर है डिफाइन का भी और कांस्टेंट का भी। ये थे सारे हमारी बेसिक्स सी प्लस प्लस की, और इसी के ऊपर ही सारा कुछ सी प्लस प्लस की स्टार्टिंग होती है और सब कुछ चीज़ें इसकी चलती है। ये हमारे मेन चीज़ें थी कि कैसे हम इनको यूज़ करें, फ्लोट को यूज़ करें, प्रिंट एफ को यूज़ करें। जैसे ये आउटपुट के लिए है, इसी तरीके से आपको बताता चलूँ कि स्कैन एफ जो है वो इनपुट करने के लिए किसी भी चीज़ के। अब सपोजली मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर करके दिखाता हूँ कि अगर हमने इंट आर लिख दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया हमने, अब इसको हमने इनिशियलाइज करवाना है, लेकिन हमने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के बाद हमने एक चीज़ करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा जी डी और उसके बाद हमने लिखा आपका ये आर, ठीक है, और सेमीकोलन लगाया और उसका आपने ऊपर रखना है, प्रिंट एफ से पहले है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं और देखते हैं, बल्कि एक प्रिंट एफ भी लगाना होगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि क्या हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रेडियस की वैल्यू है, एंटर दी वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इस तरह लिख दिया, इसको ऊपर लेके आना होगा, ठीक है। अब हम चलाते हैं इसको, ठीक है, और एग्जीक्यूट किया, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस 10 ही रखते ताकि वही वैल्यू आए। तो मैं बेसिकली एंड साइन लगाना यहाँ भूल गया था, और अब हम इसको रन करते हैं और उसके बाद ये किया और आपने वैल्यू 10 लिखी और ये अब आ गया 62.79, वही वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम स्कैन एफ जो है वो इनपुट करने के लिए है, ठीक है, और जो प्रिंट एफ है वो आउटपुट करने के लिए है, ठीक है। तो आज हमने बेसिक्स वगैरह सी लैंग्वेज की सीख ली है, और बकिया जितने इसके एडवांस जितनी चीज़ें हैं, अरेज आएगी, आगे स्ट्रक्चर्स वगैरह आएंगे, फंक्शंस आएंगे, क्लासेस आएगी, वो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।